Hello everyone, welcome to TIT Technocrats Group Bhopal. My name is Professor Eknath Borkar from Department of Electrical and Electronics. We are going to continue our lecture series of Electrical Measurements and Instruments subject. Today our topic is galvanometer, analog and digital instruments and damping control. So first we will see the galvanometer. Galvanometer are two types. First is ballistic galvanometer and second is D'Arsonval galvanometer. First we will see ballistic galvanometer. The ballistic galvanometer is used for estimating quantity of charge flow through it. Actually ballistic galvanometer जो यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज की जो क्वांटिटी है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर. It depends on deflection of coil and is directly proportional to charge passes through it. बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जितने चार्ज पास होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डिफ्लेक्शन होगा. कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा देखें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. ये फिगर है बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का. द बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल of copper wire, insulated copper wire, which is wound on non-conducting frame of galvanometer. ये कॉपर की कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर, जो एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर वाउंड की जाती है. ये नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के जस्ट नीचे हम एक आयरन कोर भी यहाँ पर लगाते हैं. इस आयरन कोर का जो यूज़ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना है. अब इस कॉइल का एक एंड हमारा ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से कनेक्ट है, बीच में मिरर लगा है और फिर ये टॉर्शन हेड से कनेक्ट है. ये कॉइल इन दो पोल्स के बीच में, ये नॉर्थ और साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट के, इन दोनों के बीच में ये कॉइल्स हम सस्पेंड करते हैं. जिसका दूसरा जो एंड है वो इस स्प्रिंग को दिया जाता है और स्प्रिंग के थ्रू फिर यहाँ पर हम, ये पॉइंट T2 है जहाँ पर हम जो सोर्स है उसको लगाते हैं. तो इस स्प्रिंग का जो यूज़ है वो रिस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करना है. इसका यूज़ रिस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करना है. और ये जो मिरर लगा है, इस मिरर के थ्रू ही हम गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, ये मिरर इस कॉइल के साथ कनेक्ट है. ये कॉइल मूव करेगी तो ये मिरर भी उसके साथ मूव करेगा. तो यहाँ पर हम ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि इस मिरर पे यहाँ पर एक लाइट या लैम्प स्केल के साथ रखते हैं. तो ये जो लाइट है
इस लाइट की बीम इस मिरर पे एंटर होती है और यहाँ पर मिरर पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो स्केल लगी है उस पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस डिवाइस में। When the charge pass through the galvanometer, their coils start moving and gets an impulse. उस कॉइल में जब चार्ज पास होंगे तो वो कॉइल मूव करेगी। The impulse of the coil proportional to the charge passes through it. Impulse means वो instantly मूव करेगी। The actual reading of galvanometer achieves by using the coil having high moment of inertia. इस कॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाई होता है। और उसी की वजह से इसमें ऑसिलेशन भी इस इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो जब एक कॉइल को एक फ्रेम पर वाउंड किया जाएगा तो उसका कुछ लेंथ और विड्थ होगा, तो हम उसको एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया हो गया कॉइल का। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट द टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। अब जब उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगी, उस पर एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कौन बताता है? ये लॉ ऑफ लॉरेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स जनरेट होगा। तो ये फोर्स कितना होगा? NIBA, नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स N, I is current, B is flux density and A is area of coil। अब मान लेते हैं कि एक इंस्टेंट टाइम, मतलब एक छोटे से टाइम के लिए हमने वो फोर्स उस पे लगा और कॉइल डिफ्लेक्ट हुई। तो सपोज dt टाइम के लिए अगर वो फोर्स उस पर लगता है तो हम इसमें दोनों तरफ dt का इंटू कर देंगे, टाउ इंटू dt, NIBA इंटू dt। और फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, T टाउ इक्वल टू NBAQ। अब ये Q कहाँ से मिला हमको? ये I इंटू dt क्या होता है? चार्ज। I इंटू टी होता है हमारा Q। तो उस वहीं से ये हमारा Q हमको मिला है। तो एक इक्वेशन हो गई हमारी 4th नंबर की। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कॉइल में है और सपोज मान लेते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और जब कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ वेलोसिटी से डिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो एंगुलर मोमेंटम कॉइल का क्या हो जाएगा?
I omega. The angular momentum of coil is equal to force acting on coil. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल होगा? उस कॉइल पे जो फोर्स वर्क कर रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा? एंगुलर मोमेंट के इक्वल। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। इक्वेशन 6 मान लें, आई ओमेगा इक्वल टू एन बी ए क्यू। इसके बाद एक और फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी एंड रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जब कॉइल मूव हुई तो स्प्रिंग ने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में टॉर्क रिस्टोर हुआ। दिस डिफ्लेक्शन इज रिस्टोर्ड थ्रू द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग लगा है उसके थ्रू उसमें टॉर्क रिस्टोर हुआ। और जब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगी तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन और हमारी बनेगी कि restoring torque of coil is equal to their deflection। तो डिफ्लेक्शन एन बी ए क्यू है और उसके इक्वल हमने आई ओमेगा को लिया है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी? आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह क्या होगा? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू वी, एंगुलर वेलोसिटी की जगह हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड हमारा यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क है 1/2 सी हमारा कपलिंग कांस्टेंट है और थीटा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये दोनों को हमने जब इक्वल किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एल ओ मेगा स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 7। अब इस इक्वेशन 7 को के बाद हम एक फार्मूला और हमारे पास है ऑसिलेशन का। पीरियोडिक ऑसिलेशन क्या होता है? ये हमारा हमने फिजिक्स में भी क्लास 12th में हमने ये पढ़ा है। पीरियोडिक ऑसिलेशन जो टाइम से रिलेटेड होता है। तो टी इज टाइम इन सेकंड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सी हमारा हो गया कपलिंग कांस्टेंट। इन के दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई
अपॉन सी। अब चूंकि हमको इस इक्वेशन को हमको किस फॉर्म में लाना है, आई अपॉन सी के फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से इक्वेट कर देंगे। ये टी स्क्वायर 4π² यहाँ और आई अपॉन सी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 4π²। इस तरह से हम उसको इक्वेट कर देंगे बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 7 फ्रॉम एबव इक्वेशन वी गेट ये। तो जो इक्वेशन 7 है इसमें इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 7 में इंटू करेंगे, तो इसको यहाँ इंटू करेंगे और इस आई को यहाँ पर इंटू करेंगे, मतलब राइट साइड में राइट साइड को इंटू करेंगे और लेफ्ट साइड के पैरामीटर्स को लेफ्ट साइड में इंटू करेंगे। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी सी स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4π² इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ रूट लगाने के बाद हमको ये इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई ओमेगा सी टी थीटा अपॉन 2π इक्वल टू आई ओमेगा, आई ओमेगा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 6 से हमने ये वैल्यू पुट कर दी NBA/Q। तो हमारी इक्वेशन आ गई Q इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन हमने इस तरह से बना ली, सी टी थीटा अपॉन NBA/2π। Q की वैल्यू आ गई, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आ गई और चार्ज की वैल्यू आने के बाद हमने इस इक्वेशन को इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि ये जो हमारे पैरामीटर्स है, कपलिंग कांस्टेंट, ये टी टाइम, फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, ये सारे पैरामीटर हमारे एक कॉइल के लिए कांस्टेंट पैरामीटर्स है। इसलिए हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग कर ली, सेपरेट कर ली, और जो वेरिएबल वैल्यू है, यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू क्या होगी, डिफ्लेक्शन थीटा, तो उसको हमने इसको अलग कर लिया। इसको हमने एक कांस्टेंट फॉर्म में, उसको के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, Q इक्वल टू के थीटा। तो K इज़ कांस्टेंट ऑफ बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चार्ज जो पास होंगे गैल्वेनोमीटर में वो हमारे डिफ्लेक्शन के इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर का टाइप, डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर। इट इज आल्सो नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी जो हमको गैल्वेनोमीटर अभी प्रेजेंटली यूज़ करते हैं वो डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर का ही टाइप है। It is sensitive electrical instrument that detects the small current by using the principle। वही प्रिंसिपल है जो हमने बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है।
experience a torque causing to it rotate and move the pointer across the calibrated scale. It features a light coil suspended in permanent magnet field with an iron core for stronger uniform magnetic fields, providing a linear scale of precise DC measurement. ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है हम डीसी मेजरमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, बेसिकली नहीं। इसका ये फिगर है, कंस्ट्रक्शन है, ये कोर है, मेटल फॉर्मर, ये इसके ऊपर हम नॉन मैग्नेटिक एक फ्रेम लगाएंगे और इसके ऊपर फिर हम ये कॉइल वाउंड करेंगे। तो वैसा ही कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगाया है कॉइल के सेकंड एंड में, और फर्स्ट वाला जो एंड है कॉपर का वहाँ पर हमने मिरर लगाया है। यहाँ पे हमारा हेड टॉर्शन हेड है और ये परमानेंट मैग्नेट है। With an iron core for stronger uniform magnetic fields, providing linear scale for precise DC measurement. It detects small current, zero current, null detection. इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्मॉल करंट के लिए या फिर नल पोजीशन, जो हमारे बहुत सारे मेजरमेंट सब्जेक्ट में बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, जैसे केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ये बहुत सारे हैं। तो ऐसे ब्रिजेस में हम इस गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं जीरो करंट या नल डिटेक्शन के लिए। कोर कंपोनेंट फॉर बिल्डिंग डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसका जो मेन यूज़ है वो डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये स्मॉल करंट भी मेज़र कर सकता है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मीटर या माइक्रो वोल्ट मीटर हम इससे बना सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि ये डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स स्मॉल करंट एंड रेजिस्टेंस, वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर्स टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज फ्लो होंगे उसको मेज़र करेगा, और डी आर्सनवल जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। मूविंग पार्ट्स डी आर्सनवल में जो कॉइल होगी उसका वेट कम होगा, इनर्शिया भी कम होगा, डैम्पिंग भी इसकी वजह से ऑसिलेशन उसमें कम होगा। जबकि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है और डैम्पिंग स्लो है। तो ये डी आर्सनवल में ऑसिलेशन मीन्स ऑसिलेशन ज़्यादा है और इसमें ऑसिलेशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि मास या इनर्शिया इसका ज़्यादा है। तो रिस्पांस के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये डी आर्सनवल क्विक डिफ्लेक्शन देगा और इसके ऑसिलेशन भी ज़्यादा होंगे
जबकि इलास्टिक गैल्वेनोमीटर का जो ऑसिलेशन होगा वो कंपेयर टू डी आर्सनवल से ऑसिलेशन का जो रेट होगा वो कम होगा। मेजरमेंट करेंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ये मेज़र करता है डिफ्लेक्शन, करंट को मेज़र करता है प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जितना होगा उसके अकॉर्डिंग करंट, और ये डिफ्लेक्शन मीन्स टोटल चार्ज। सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी और करंट, डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव है फॉर करंट के लिए, और बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर जो है हायर सेंसिटिविटी फॉर चार्ज के लिए हायर सेंसिटिविटी है और ना कि करंट के लिए। ये प्रिंसिपल, लास्ट हमारा जो कंपैरिजन है वो प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। तो डी आर्सनवल का जो प्रिंसिपल है, कॉइल टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट, जो कॉइल का टॉर्क होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर है इंटीग्रेट्स करंट ओवर टाइम, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूरे करंट को इंटीग्रेट करेगा। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मीटर्स, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, फिर देखते हैं हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो पॉइंटर के फॉर्म में डिफ्लेक्ट करते हैं रीडिंग्स को, वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आउटपुट के फॉर्म में क्या होगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा एक पर्टिकुलर स्केल पे, एक कैलिब्रेटेड स्केल पे आउटपुट का डिफ्लेक्शन होगा। इसमें हम कंटिन्यूअस सिग्नल को यूज़ करते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे ये काम करता है। ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे वर्क करते हैं। एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन क्या है इसका, जनरली लोअर है, और पावर जो है इसमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल क्लॉक्स, अमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, ये जितने हमारे डिफ्लेक्टिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो सारे हमारे एनालॉग में आते हैं। और सेकंड जो नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक स्क्रीन होगी जो डिस्प्ले, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगी नंबर के फॉर्म में या टेक्स्ट में। प्रिंसिपल यूजेस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कन्वर्टर्स। इसमें क्या यूज़ होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कन्वर्टर्स इसमें यूज़ होते हैं, और इसमें कोई मूविंग पार्ट
नहीं होगा, इसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन या किसी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होगा। ये सिग्नल्स को क्या करता है, जो इसको सिग्नल चाहिए होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, हायर होगी एज कॉम्पेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन भी हाई होगा। पावर, इसमें इन इंस्ट्रूमेंट में एक्स्ट्रा पावर या अलग से पावर की ज़रूरत होती है, नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीमीटर हो गया, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, या एलईडी क्लॉक्स एक्सेट्रा। इस सब में हम अलग से पावर या बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम पहले देखें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मेजरिंग करेंट। अब इसका क्लासिफिकेशन एनालॉग का, पहले हम मेजरिंग करंट के बेसिस पे करेंगे। तो इसमें पहला होगा डीसी इंस्ट्रूमेंट, सेकंड एसी इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड हमारा एसी एंड डीसी दोनों इंस्ट्रूमेंट। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट जो डीसी करंट वगैरह मेज़र करेंगे, एसी डीसी करंट वोल्टेज मेज़र करेंगे, एसी इंस्ट्रूमेंट एसी वोल्टेज करंट या पावर को मेज़र करेंगे। और एसी एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो एसी और डीसी दोनों पैरामीटर्स को करंट, वोल्टेज या फिर वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑन बेसिस ऑफ मेजरिंग करंट। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ मेथड, डायरेक्ट मेथड, कंपैरिजन मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, जो हम डायरेक्टली सर्किट में कनेक्ट करके उनसे रीडिंग ले सकते हैं। तो ऐसा मेथड ये इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या होता है कि एक मीडिएटर है बीच में, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को जब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते डिवाइस से, तो उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस है। तो ऐसा मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने करंट मेज़र कर रहे हैं और हमने उसमें मीडिएटर में बीच में हमने करंट ट्रांसफार्मर लगाया, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एक एग्जांपल जैसे ट्रांसड्यूसर है, कोई ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम मीडिएटर लगाकर फिर हम मेज़र कर रहे हैं वोल्टेज या करंट, तो ऐसा जो मेथड होगा वो दैट विल कॉल्ड कंपैरिजन मेथड। थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रीडिंग्स। तो रीडिंग बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें एनालॉग एंड डिजिटल। इंडिकेटिंग में एनालॉग
और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट दोनों आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रीडिंग। तो बेसिस ऑफ रीडिंग पे अगर हम देखें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग टाइप, अमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, और डिजिटल टाइप जो डिस्प्ले फॉर्म में हमको रीडिंग हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी रीडिंग डिस्प्ले फॉर्म में या फिर एनालॉग फॉर्म में, डिफ्लेक्शन, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जो पैरामीटर्स को मेजर करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी करते हैं। पैरामीटर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज, करंट या वॉटेज को मेजर करने के साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी करें। फॉर एग्जांपल एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो जिनमें मेमोरी भी होगी, रिकॉर्ड भी करेंगी। ऑसिलोस्कोप डाटा, लॉजर्स एक्सेट्रा, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज और टेम्परेचर को मेज़र करेगा या फिर और साथ में उसको रिकॉर्ड भी करेगा। तो दीज आर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी मीटर, किलोवाट आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर, this tracks total electric charge, ampere hour meter tracks total electric charge used in battery management to know how much charge has been supplied or consumed in kilovolt ampere hour in वोल्ट एम्पियर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर। Second is there is also one meter is called KVAR meter. This is KVAR H meter. Next is
Okay, integrating, indicating, we have read already. Now we will see a damping in instrument. So what is damping? Damping is defined as physical process of controlling the movement of system by producing the motions such that it opposes the natural oscillation of system. एक्चुअली डैम्पिंग क्या है? हमारे जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें रीडिंग प्रोवाइड करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में डैम्पिंग एक फैक्टर होता है जो रीडिंग को या पॉइंटर को उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद पॉइंटर को थोड़ा ऑसिलेट करता है या पॉइंटर वहाँ ऑसिलेट होता है। तो ऑसिलेट होने की वजह से हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, हाँ उसमें एरर होगा। तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम डैम्पिंग यूज़ करते हैं। डैम्पिंग जो हमारा टेक्निक है, डैम्पिंग टेक्निक, वो हम यूज़ करते हैं उस ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दीज आर 3 टाइप्स: एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग. So we will see one by one what is air friction damping. Air friction damping is a simple technique in which there is one air chamber and pointer is connected with a piston, and when this pointer is oscillate, this piston controls the oscillation of this pointer. This is called air friction damping. नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड डैम्पिंग. फ्लूइड डैम्पिंग means there is a damping, there is disc in which for controlling the damping we use damping oil. Oil means some fluid which viscosity is greater than water. This fluid will absorb the oscillation movement and control the oscillation. क्योंकि इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, अधिक है, तो जब ये डिस्क कनेक्ट है हमारे रोटेटिंग पार्ट से, तो जब उस पॉइंटर से ये हमारा रोटेशन पार्ट, ये इंस्ट्रूमेंट स्पिंडल, ये पॉइंटर से हमारा कनेक्ट है, तो जब पॉइंटर ऑसिलेट होगा तो वो ऑसिलेशन इस डिस्क में जनरेट होंगे क्योंकि ये उससे कनेक्ट है, और जब जनरेट होंगे तो ये जो हमारा डैम्पिंग फ्लूइड है, ऑयल है, ये उस ऑसिलेशन को डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो दिस इज फ्लूइड डैम्पिंग टेक्निक. लास्ट इज eddy current damping. This technique is
mostly used in electrical energy meter, तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस डिस्क में ये रोटेटिंग डिस्क को, इस रोटेटिंग डिस्क के ऑसिलेशन को हम डिक्रीज करते हैं या स्टॉप करते हैं। ऑसिलेशन को पूरी तरह से इसमें स्टॉप हो जाते हैं। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है और बहुत अच्छी टेक्निक ये मानी जाती है, एडी करंट डैम्पिंग। तो जब ये डिस्क रोटेट करेगी और ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें जो फ्लक्स लाइन जनरेट हो रही है, जब ये डिस्क मूव करेगी तो ये फ्लक्स लाइन को कट करेगी और दिस विल बी रिजल्ट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को डिस्टर्ब करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस चेंज होगी। तो क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, this disk will induce a eddy current in itself। यहाँ पर इसमें EMF जनरेट होगा डिस्क में और उसकी वजह से इसमें डिस्क में करंट, एडी करंट जनरेट होगा और वो एडी करंट इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके इस डिस्क के रोटेशन को स्लो करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एडी करंट डैम्पिंग प्रोसेस है। तो ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।